हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट, व्हिच इज द टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट थर्ड, दैट्स नेम इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट। वी डिस्कस 50 most important question in this video. Let's start. Our first question is the compound containing one or more heteroatoms in their ring कार्ड। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन समझिए। देखिए इसमें यहाँ पर एक वर्ड आया रिंग और एक और वर्ड है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर रिंग और मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा डिफरेंट होता है कि कोई कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है तो वो अगर एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक होगा या एरोसाइक्लिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा। तो यहाँ पर हमको रिंग और मॉलिक्यूल से ही पता चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने दो हेट्रो एटम्स लगे हुए हैं, वन या मोर हेट्रो एटम्स लगे हुए हैं इन दियर रिंग, मतलब रिंग में लगे हुए। तो इसका जो नेचर है वो क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा या एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या फर्स्ट या एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहले इसमें इस कंपाउंड में आप देखिए यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। और ये एलिसाइक्लिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये क्या देगा, रिंग को खोलकर भी आप लग सकते हैं। मतलब इस तरह से CHO CH2 CH2 CHO CH2 CH2, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक हो जाएगा, ना कि आपका हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। मतलब साइक्लिक नहीं होगा, एलिसाइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन फोर्थ है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, मतलब एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक, यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच कंटेन वन और मोर हेट्रोएटम। देखिए क्वेश्चन सेम है, इन दियर मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स में। तो वहां पर क्या था कि उसके रिंग में, और इसमें क्या है मॉलिक्यूल्स में। तो यही डिफरेंट होता है कि कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होता है या एलिसाइक्लिक होता है। अगर रिंग में प्रेजेंट है तो वो एलिसाइक्लिक होगा, अगर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारा साइक्लिक इन नेचर हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडोल है एग्जांपल, यहाँ पे दो रिंग फ्यूज्ड है। कौन कौन सी रिंग, एक आपकी एक बेंजीन की रिंग है और दूसरी आपकी कौन सी रिंग है, पायरॉल की रिंग है। तो आपका इंडोल हो गया। तो ये इसका कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है, नन ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एग्जाम में दिए जा सकते हैं। बेसिक ही है लेकिन कंफ्यूजन करने वाला, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पायराडायाजीन, मतलब ये क्या आपका एक स्ट्रक्चर है, पायराडायाजीन इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर पायराडायाजीन को अगर देखें तो किसका एग्जांपल है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद डबल हेट्रोएटम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि कितने नोड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नोड है। तो इसका मतलब ये क्या है, 6th मेंबर्ड हो गया। मतलब इसमें 6 एटम लगे हुए हैं, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। तो इसका मतलब है 5 आपका क्या हो जाएगा, आपके 5 एटम लगे हुए। तो इसका मतलब ये 6th मेंबर्ड होगा। तो अगर आपको 5 मेंबर देखते हैं तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। वही अगर तीसरे ऑप्शन में देखें तो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद डबल हेट्रो एटम, और इसमें 2 नाइट्रोजन लगे हुए। तो इसका मतलब नाइट्रोजन आपके क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स होते हैं। अगर किसी मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में लगे हुए कोई भी एटम्स को अगर एक हो या दो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स लगे कहते हैं। तो ये क्या है, आपके 6 मेंबर रिंग है और इसमें कितने डबल हेट्रो एटम्स लगे हुए। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद डबल हेट्रो एटम्स। उसके बाद क्वेश्चन है आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन में आप देख सकते हैं कि आपका ये एक स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग का पायरॉल जुड़ा हुआ है, इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब ये एक एग्जांपल है किसका, कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, या 5 मेंबर विद एरोमेटिक कंपाउंड का, या 6 मेंबर विद 5 मेंबर कंपाउंड का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो रिंग आपस में फ्यूज हुई है, मतलब कंडेंस हुई है। तो इसको आप क्या करेंगे, कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, 6 मेंबर्ड विद 5 मेंबर कंपाउंड। अगर यहाँ पे विद की जगह फ्यूज लिखा होता तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मतलब विथ लगा हुआ, इसका मतलब के साथ। तो यहाँ उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसका नोमेनक्लेचर के लिए आप किस सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे IUPAC सिस्टम होता है उसी प्रकार से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए आप किस सिस्टम का यूज करते हैं। तो सिस्टमेटिक रूल या ट्रिवियल रूल या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो बहुत सारी बुक में आपने देखा कि सिस्टमेटिक रूल भी लिखा होता है, बहुत सारी बुक में ट्रिवियल रूल भी लिखा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बोथ सही होगा। क्यों, क्योंकि सिस्टमेटिक रूल का कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर जो हमारे
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो सिंगल हेट्रो एटम्स कंटेन करते हैं। जैसे पायरोल में नाइट्रोजन होता है, थायोफिन में सल्फर होता है, ठीक है, फ्यूरॉन में ऑक्सीजन होता है। तो इसे आपका क्या सिस्टमेटिक रूल है, मतलब आप कॉमन नेम उनको दे देते हैं। और वही ट्रिवियल रूल जैसे जैसे पायराजोल हो गया, वहां पे 2 नाइट्रोजन एटम आपके लगे होते हैं, 2 हेट्रो एटम्स लगे होते हैं। तो ऐसे ऐसे रिंग के लिए आप क्या ट्रिवियल रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन बोथ सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रिवियल रूल, मतलब ट्रिवियल रूल के आधार पे इफ एनी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग कंटेन नाइट्रो एटम, मतलब कहने का क्या है कि कोई हेट्रोसाइक्लिक एटम है या सॉरी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें एक कार्बन को किसने नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर दिया, मतलब वहां पर एक नाइट्रोजन उसके पैरा पोजीशन पर लग गया। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ है उसके पैरा पोजीशन पे, तो वहां पर कौन सा प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, नाइजो, ऑक्सा, एजा या थाया। तो नाइजो नाम का कोई नहीं होता, ऑक्सा में ऑक्सीजन होता है, थाया में सल्फर होता है और एजा में आपका कौन सा था, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका एजा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर व्हिच टाइप ऑफ द प्रीफिक्स यूज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर लगा हुआ, तो सल्फर के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है, एजा होता है नाइट्रोजन के लिए, सल्फा कोई होता ही नहीं है प्रीफिक्स, थाया होता है सल्फर के लिए एंड ऑक्सा होता है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर आपका थाया मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर व्हाट प्रीफिक्स यूज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि आप नाइट्रोजन को देंगे कि ऑक्सीजन को देंगे। तो इन सबके जो रूल हैं हमने जिसमें बताया आपको लेक्चर वीडियो में एकदम कंप्लीटली आपको एकदम डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कैसे उसकी रिएक्टिविटी के आधार पे किसको प्रायोरिटी दी जाती है, किसको नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रीफिक्स जो यूज होगा वो हमारा ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब अगर आपको इसके बारे में अदर नॉलेज लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, तो आप जाके वीडियो लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पर और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इफ द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, वहां पे डबल बॉन्ड, तो मतलब इस तरह से समझिए कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और वो अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कंटेन नाइट्रोजन एटम, और वो नाइट्रोजन एटम को कंटेन किए हुआ है, एंड कंपाउंड इज 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर, और कंपाउंड क्या है, 4 मेंबर, 1 2 3 4, मतलब 4 नोड है। तो उसमें किसका कौन सा सफिक्स यूज होगा, मतलब उसमें सफिक्स क्या यूज होगा जो लास्ट में हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे पायरोल में ओल होता है, पायरिडीन में इन होता है, ठीक, उसी प्रकार से अगर कोई 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, अगर नाइट्रोजन एटम कंटेन किया हुआ है, तो आप कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, तो वहां पर आपका सफिक्स हो जाएगा 8, मतलब जो ETE होता है वो होता है आपका किसके लिए, 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एटम इन द रिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो किस तरह पड़े थे, पायरोल, फ्यूरॉन, ठीक है, थायोफिन हो गया, ठीक है, कंटेन नाइट्रोजन एटम, वो नाइट्रोजन एटम कंटेन किए हुआ जैसे पायरोल, एंड आर सैचुरेटेड, और वो क्या है, सैचुरेटेड है इन नेचर। पायरोल क्या है, अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसमें हमारे पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर वहीं से अगर पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड हम हटा दें और उसको सैचुरेटेड बना दें, तो उसमें सफिक्स कैसे यूज होगा, ओलेन होगा, ओलिडीन हो गया, ओट हो गया या ओली हो गया, तो यहाँ पर ओलिडीन यूज करते हैं। आप अगर कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर रिंग के साथ है, नाइट्रोजन एटम कंटेन किया और सैचुरेटेड है, तो उसमें जो सफिक्स यूज होता है वो ओलिडीन यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कोई 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ऑक्सीजन कंटेन किए हुए और वो अनसैचुरेटेड है, मतलब 6 मेंबर अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन हेट्रो एटम, दिस सफिक्स आर यूज, तो वहां पर कौन सा सफिक्स आप यूज करेंगे, जैसे पायरिडीन, पायरिडीन में आपका नाइट्रोजन होता है, 6 मेंबर होता है, अनसैचुरेटेड होता है, तो वहां पे इन लगा, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा आपका सफिक्स यूज होगा, IN, मतलब इन, जैसे पायरिडीन, थायोजोलिन, ठीक है, इसी प्रकार से। उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द हेट्रोएटम्स इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सब जो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ाया था इसको मतलब इस बेसिस पे देते हैं, ये सब भी हमने बताया था। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियोडिक टेबल के आधार पे होता है। ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रो मतलब
पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से होता है इसे हम लेक्चर में कवर अप किया हुआ है। तो जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन। इसका मतलब ये यहाँ पर कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कोई भी आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर आपके दो हेट्रोएटम, जैसे अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में आया था कि वहाँ पे दो, एक ऑक्सीजन था एक नाइट्रोजन, तो वहाँ पे हमने ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दे दी। तो उसी प्रकार से अगर वहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर लगा तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे सल्फर को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो उसी प्रकार से जो रिएक्टिविटी मतलब ऑर्डर होता है जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर कहते हैं वो आपका ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पर आप चौथा ऑप्शन भी देख सकते हैं जस्ट इसका अपोजिट। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में दे सकता है, लेकिन वहां पर आपको एक ऑप्शन और देगा बोथ, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ या फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। तो वहां पर आपको ऑप्शन चूज करना होता है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच हेटेरोएटम प्रेजेंट इन द पायरॉल, मतलब जो पायरॉल की रिंग होती है उसमें किस प्रकार का हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है। तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फ्यूरॉन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सल्फर में मतलब सल्फर हमारा थायोफिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हीमोग्लोबिन, जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो प्लांट के अंदर पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। व्हिच हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट, उनमें किस प्रकार की हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। ये आपका फार्माकोलॉजी में भी पूछ सकता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पूछ सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपकी पायरॉल की रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ द रिएक्शन व्हेन म्यूसिक एसिड कन्वर्ट इनटू द पायरॉल, मतलब जो म्यूसिक एसिड होता है वो जब पायरॉल में कन्वर्ट होता है तो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, डिकार्बोक्सिलेशन या रिंग क्लोजर या ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें जो रिएक्शन होती है तीनों टाइप की होती है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब जो फ्यूमोरिक एसिड बन जाता है। जैसे पहले देखा आपने क्या लेते हैं, म्यूसिक एसिड लेते हैं, म्यूसिक एसिड से वो क्या करते हैं डिहाइड्रेशन के द्वारा क्या बनाते हैं, फ्यूमोरिक एसिड बना देते हैं। फ्यूमोरिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिडक्ट करने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन आपने कर दिया तो वहां पर एक रिंग एक्सपेंशन बन जाएगा, मतलब क्या है रिंग ओपनिंग बन जाएगा। अब उस रिंग को क्लोज कर देंगे तो आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरॉल मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों रिएक्शन देखी जाती है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय व्हिच कैटालिस्ट, मतलब किस कैटालिस्ट के द्वारा फ्यूरॉन एंड अमोनिया फॉर्म पायरॉल, मतलब जब फ्यूरॉन की और अमोनिया की रिएक्शन करते हैं तो पायरॉल बनाता है, AlCl3, Al2O3 या LiLH4 या AlO4। तो यहाँ पर Al2O3 है वो आपका ऑप्शन से हो जाएगा, मतलब फ्यूरॉन प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 टू फॉर्म पायरॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनिशियल मॉलिक्यूल इन द पाल-नॉर सिंथेसिस ऑफ द पायरॉल, मतलब जिसको क्या कहते हैं रिंग क्लोजर सिंथेसिस कहते भी है, जिसको क्या कहते हैं पाल-नॉर सिंथेसिस। मतलब पायरॉल की जो सिंथेसिस होती है पालनॉर नाम की सिंथेसिस है, उसमें किस प्रकार के जो हमारे इनिशियल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो डाइहाइड्रोकीटोन होते हैं, ट्राइकीटोन होते हैं, बीटा कीटो एस्टर होते हैं या डाइकीटोन होते हैं। तो यहाँ पर आपके इनिशियल मॉलिक्यूल डाइकीटोन होते हैं, मतलब उसमें दो कीटोनिक ग्रुप लगे होते हैं, मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप आपके लगे होते हैं। उसके बाद आता है हेड्स पायरॉल सिंथेसिस, मतलब ये क्या है पायरॉल की सिंथेसिस का एक मेथड है। Which type of reaction seen between the alpha ketone, alpha haloketone and beta keto ester। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका मतलब एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है, मतलब हेड्स पायरॉल सिंथेसिस में कौन से दो कंपाउंड या कौन से दो ऐसे टाइप इनिशियल कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन होता है। तो एक होता है अल्फा हेलोकीटोन, एक होता है बीटा कीटो ईस्टर। तो इन दोनों के बीच में कौन सी प्रकार की रिएक्शन होती है, देन वो क्या फॉर्म करता है पायरॉल फॉर्म करता है। तो वहाँ पे कंडेंसेशन की रिएक्शन होती है, मतलब अल्फा हेलोकीटोन और बीटा कीटो ईस्टर जब दोनों आपस में कंडेंस हो जाते हैं तो आपको पायरॉल मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पायरॉल, मतलब पायरॉल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके कंपाउंड है जैसे पायरॉल, फ्यूरॉल, थायोफिन, पायराजोल, इमिडाइल, आइसोक्विनोन, जितने भी है सबके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी एंड उसके जो सोल्यूबिलिटी जो भी है, ऑर्डर और कलर, ये सब आपको अलग से तैयार करना होगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन इनिशियल मतलब बेसिक क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं जो आपको दो नंबर में पूछा जाएगा, और 4 नंबर में जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन यही सब के फंसेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई पायरॉल अंडरगोज एसआर अंडर डायरेक्टिक कंडीशन, मतलब जो हमारा पायरॉल होता है वो क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो जाता है लेकिन बहुत ही डायरेक्टिक मतलब बहुत ही डिफिकल्टी के रूप में जाता है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हेटेरोएटम, हेटेरोएटम तो समय प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पायरॉल का नाइट्रोजन एटम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, और जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा और वो हमारा
इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक मतलब इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास खुद ही अपने आप में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कि उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब शो करता है कोई कंपाउंड, जब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है। और जहाँ पायरॉल है, पायरॉल में जो नाइट्रोजन एटम है वो आपका किसमें तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण से जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो पायरॉल होता है वो ESR की रिएक्शन में इजीली नहीं जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे यूनिट का जो लेक्चर है वहां से उठा के आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो इसके कारण से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हिच पोजीशन मतलब किस पोजीशन पे ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल सीन इन द पायरॉल। या आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मतलब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है पायरॉल की, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किस पोजीशन पे जाके अटैक करता है। तो कहाँ पे हमारा मतलब कार्बन नंबर 2 मतलब जो पोजीशन नंबर 2 होती है वहां पे वो जाकर अटैक करता है, मतलब अल्फा पोजीशन पे। उसके बाद होता है एट विच टेम्परेचर। तो एक चीज यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जितने भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो सिंगल हेट्रोएटम्स कंटेन किए हुए हैं, अधिकतर वहां पे कार्बन नंबर 2 पोजीशन मतलब जो अल्फा पोजीशन होती है कार्बन की, वहीं पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर नाइट्रेशन रिएक्शन अकर्स इन द पायरॉल। मतलब जब पायरॉल की रिएक्शन मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन होते हैं तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, तो वो होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के दी कैटालिस्ट प्रेजेंट इन द सल्फोनेशन ऑफ द पायरॉल। मतलब जो पायरॉल का सल्फोनेशन होता है जिससे कि आप सल्फोनिक 3 पायरोडीन मतलब सॉरी सल्फोनिक 3 मतलब पायरॉल आपको जो मिलता है या पायरॉल 3 सल्फोनिक एसिड जो आपको मिलता है उसमें किस प्रकार का कैटालिस्ट, उस कैटालिस्ट का क्या नाम है। तो वहां पे आपकी पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है जो क्या कहते हैं इस रिएक्शन को आगे बढ़ाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरॉल की। मतलब जो पायरॉल होता है उसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो क्या मिलता है, मैलिक एनहाइड्राइड नहीं, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कोई भी अनहाइड्राइड आइटम नहीं मिलता है। उसके बाद मैलिक ईस्टर, कोई ईस्टर भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या मिलता है वहां पे कुछ मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऐसे कुछ ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे वहाँ पे COH जुड़ जाएगा या डबल बॉन्ड वो जुड़ जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड आपके मिलते हैं। तो जो मैलिक इमाइड है वहाँ पे आपके डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, मतलब जो उसके मतलब पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 5 होते हैं वहाँ पे क्या आपके डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए होते हैं, तो आपका मतलब मैलिक इमाइड बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप पायरॉल का रिडक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे पायरॉल का रिडक्शन तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन जाता है, फ्यूरन का उसी प्रकार पायरॉल का टेट्राहाइड्रो पायरॉल बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो आपको पायरॉल दे दिया गया, CH3ONA दे दिया गया और प्लस CH2I2 मतलब मेथाइलेटेड आयोडीन दे दिया गया या आयोडीन मेथाइलेटेड दे दिया गया। तो यहाँ पर आपकी कौन सी रिएक्शन होगी और क्या आपको कंपाउंड फॉर्म होगा, तो ये एक रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आयोडीन लगा हुआ है और मेथाइल मतलब ये मेथिलाइजेशन रिएक्शन है, और मेथिलाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या करती है एक कार्बन मतलब जो CH2 ग्रुप है, ये वाला CH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, इससे जाकर हमारा बन जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो 5 की जगह ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पायरोलिज मतलब जो पायरॉल है उसका नेचर कैसा होता है, वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो पायरॉल होता है वो सबसे ज्यादा वीक बेस के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसके नाइट्रोजन एटम होते हैं, नाइट्रोजन एटम हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा हो जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो अपने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकते हैं इजीली। और जो कंपाउंड जितने ज्यादा मात्रा में जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वो उतने ज्यादा बेसिक इन नेचर होते हैं या बिग बेसिक नेचर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द ड्रग पायरॉल रिंग प्रेजेंट। मतलब इन सब में से जो ड्रग की कैटेगरी है कि में पायरॉल की रिंग प्रेजेंट होती है। तो फंगिसाइड मतलब जो जोल होता है, जैसे लास्ट में जोल लगा, जैसे कौन सा हो जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कीटोनाजोल हो जाता है, फ्लूकोनाजोल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे कैसे फंगिसाइड्स होते हैं, मतलब एंटी फंगल ड्रग होती है। एंटीबायोटिक में जैसे एमॉक्सिसिलिन होता है, सिफ्रोक्सिन होता है, सिफ्राजाइन्स होता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ऑल ऑफ द अबव। तो जो पायरॉल की रिंग होती है इन सभी में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्यूरॉन मतलब फ्यूरॉन में व्हिच हेट्रो एटम इज प्रेजेंट। मतलब जो फ्यूरॉन की रिंग होती है उसमें कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, तो उसमें ऑक्सीजन हेट्रो एटम आपका प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है, पायरॉल में, और थायोफिन में सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई फ्यूरॉन इज मोर स्टेबल देन अदर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब जो फ्यूरॉन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है एज कम्पेयर टू अदर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन एटम डबल
एंड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंटेंट क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारा फ्यूरॉन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये भी हम आगे चल के भी देखेंगे का एक क्वेश्चन इसके अंदर से और आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द फ्यूरॉन, मतलब जो फ्यूरॉन की रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 16 केसीएल मतलब किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे से हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द पालनॉर सिंथेसिस, मतलब पालनॉर सिंथेसिस किसकी पालनॉर सिंथेसिस, फ्यूरॉन की, व्हिच टाइप ऑफ द रिएक्शन रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूरॉन, मतलब फ्यूरॉन के फॉर्मेशन के लिए किस प्रकार की रिएक्शन रिस्पांसिबल होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ द एसिटाइल एसीटोन, हाइड्रेशन ऑफ द एसिटाइल एसीटोन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द एसिटाइल एसीटोन या डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द एसिटाइल एसीटोन। तो वहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल आपके वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल एसीटोन का डिहाइड्रेशन होता है पालनॉर सिंथेसिस में, जिसकी वजह से आपका फ्यूरॉन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल कंपाउंड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द फ्यूरॉन बाय ड्राई डिस्टिलेशन मेथड, मतलब जो आपका ड्राई डिस्टिलेशन होता है उसमें जो इनिशियल कंपाउंड होता है फ्यूरॉन के सिंथेसिस के लिए, तो वो इनिशियल कंपाउंड का नाम क्या है, फ्यूमरिक एसिड, फ्यूरोइक एसिड, म्यूसिक एसिड या पायरॉल। तो यहाँ पे म्यूसिक एसिड, और जब ये म्यूसिक एसिड क्या होता है, अगर यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन और पूछे कि इनिशियल की जगह आपको सेकेंडरी कंपाउंड मिले, मतलब म्यूसिक एसिड में क्या कोई रिएक्शन हो गई, जैसे मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, तो वो क्या बनाया, तो वहाँ पे फ्यूरोइक एसिड बनाता है। तो अगर सेकेंडरी कंपाउंड हो जाएगा तो फ्यूरोइक, और फ्यूरोइक से आपका क्या बनता है, फ्यूरोन बनता है। तो ऐसे सब आपको पूरी रिएक्शन पढ़ते चलना है, इसीलिए कहा जाता है कि एमसीक्यू पढ़िए, लेकिन एमसीक्यू से पहले आप क्या पढ़िए, अपना पहले थ्योरेटिकल जो होता है सब्जेक्टिव होता है उसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ द फ्यूरॉन, मतलब जो ऑर्डर, मतलब जो उसके ऑर्डर होती है वो कैसा है, मतलब उसका जो मतलब सूंघने में वो कैसा होता है, क्लोरोफॉर्मिक होता है, प्लीजेंट होता है, फ्रूटी होता है या ऑर्डरलेस होता है। तो जो फ्यूरॉन का ऑर्डर होता है क्लोरोफॉर्मिक होता है, मतलब क्लोरोफॉर्म की तरह होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट विच पोजीशन ऑफ द फ्यूरॉन, मतलब फ्यूरॉन की किस पोजीशन पे, द ओरिएंटेशन ऑफ द अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जब फ्यूरॉन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो किस पोजीशन पे अटैक करता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जितने भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर वो एक हेट्रोएटम्स कंटेन किए हुए हैं तो वहां पे जो कार्बन नंबर 2 पोजीशन होती है, मतलब जो हमारी अल्फा पोजीशन होती है कार्बन की, वहां पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल लाके अटैक करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ द फ्यूरॉन गिब्स, मतलब जो फ्यूरॉन का रिडक्शन होता है वो आपको क्या देता है, पेंटाहाइड्रोफ्यूरॉन या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या परऑक्साइड एनाइड या ऑल ऑफ द एबव। तो जब आप फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा दूं, जैसे आपका क्या है फ्यूरॉन का, आपका क्या है ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप क्या कर दें, सॉरी यहाँ पर आपका क्या कर दें कि आप इसका रिडक्शन करवा दें, तो ये तो मॉलिक ये तो चला ही जाएगा, ऊपर से ये ऑक्सीजन एटम भी चला जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन एटम चला जाएगा तो ये आपका इतना ही रिंग बचेगा, मतलब इस टाइप का रिंग बचेगा, तो ये आपका क्या जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलेंगे। उसके बाद आते हैं फ्यूरॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मतलब उसका जो मेडिसिनल यूजेस होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, सीने डिप्रेसेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल भी होता है, और सिकल सेल एनीमिया के मतलब जो इलाज होता है उसमें ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आता है रेफॉक्सिब इज अ टाइप ऑफ द ड्रग, मतलब जो रेफॉक्सिब है वो किस टाइप की ड्रग है, ये आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ये कौन सी ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सूजन आ जाती है, पैर में जो सूजन आ जाती है, घुटने में जो सूजन आ जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और इसी ड्रग को अधिकतर जो एमबीबीएस होते हैं, एमडी होते हैं, इसी ड्रग का यूज करते हैं। किसका नाम क्या है, रेफॉक्सिब। और रेफॉक्सिब में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, हमारी फ्यूरॉन की रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है इन थायोफिन द हेटेरोएटम इज द प्रेजेंट, मतलब जो थायोफिन होता है उसमें किस टाइप का हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन फ्यूरॉन के लिए होता है, नाइट्रोजन हमारा पायरॉल के लिए होता है, जो सल्फर होता है वो हमारा थायोफिन के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई रिएक्शन दे देंगे, उसमें से एक मॉलिक्यूल हटा देंगे और आपको बोल देंगे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो जैसे आपने ये कहाँ पे कर दिया, जैसे आपने ये रिएक्शन दे दी तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपका क्या है, यहाँ पर फ्यूरॉन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फ्यूमोरिक एसिड है। फ्यूमोरिक एसिड किसके उपस्थिति में डिस्टिलेशन के द्वारा क्या बनाता है, आपका जो हमारा थायोफिन होता है कब बनाता है, तो यहाँ पर क्या BOH मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम क्लोराइड या बेरियम सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, मतलब यहाँ पर आपको सल्फर की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट होता है, और H2SO4 अपना सल्फर नहीं SO3H आयन देता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप H2SO4 यूज करेंगे तो यहाँ पर S की जगह SO3H या SO3 ग्रुप आपके यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि एक रिएक्शन है कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन आपको दी रहेगी, उस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करनी है। ऐसे क्वेश्चन क्यूज में भी आएंगे, क्योंकि क्यूज में फोटो लगाने का सिस्टम भी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्यूज में भी आ सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो इसमें आपका कौन से कंपाउंड, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी, और रिंग क्लोजर रिएक्शन के लिए आपको एक पार्टिकुलर टॉप मतलब पार्टिकुलर एटम चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कंडेंस करा के। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 4 सल्फर की आवश्यकता होगी इसको मतलब कराने के लिए, वहां पर आपका मतलब 3 सल्फर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर वहीं पर बेरियम सल्फेट यूज करते तो यहाँ पर डायरेक्ट बेरियम सल्फेट जाके बैठ जाता है, H2SO4 तो SO3H हो जाता, और BSO4 करते तब भी SO3 हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने सीधा सीधा 4 सल्फर के एलिमेंट का यूज किया हुआ है, या 4 एटम सल्फर के यूज किए हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द थायोफिन, मतलब जो थायोफिन होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। तो जो थायोफिन का ऑर्डर होता है रिजम्बल होता है, और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 84 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या, एट विच पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंटेड ड्यूरिंग द एसआर ऑफ द थायोफिन, मतलब जो थायोफिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो किस पोजीशन पर जाके अटैक करते हैं। तो शुरुआत से बताता हूँ, कार्बन नंबर 2 मतलब अल्फा कार्बन पे वो जाके हमारे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। उसके बाद क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे क्या थायोफिन दे दिया, उसके बाद आपको एक उसका रिएक्टेंट दे दिया, उसके बाद उसने HNO3 दे दिया, तो यहाँ पर आपके कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन की रिएक्शन हो रही है। और जब थायोफिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे या अल्फा कार्बन पे आपका अटैक करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन थर्ड है, मतलब यहाँ पे NO2 2 नाइट्रो सल्फोनिक एसिड आपका सॉरी थायोफिन आपका यहाँ पे बना, मतलब 2 नाइट्रो थायोफिन आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर आपका थायोफिन है, HCl के साथ रिएक्शन करके उसने क्या बनाया, मतलब CH2Cl, मतलब यहाँ पे मेथिलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, और मेथिलाइजेशन रिएक्शन में आपका कौन सा कंपाउंड हो जाता है, फार्मेल्डिहाइड यूज होता है, तो यहाँ पर आपका फार्मेल्डिहाइड SCHO यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिर्च रिडक्शन से मतलब रिलेटेड है, कि जब बिर्च रिडक्शन होता है वो किसकी प्रोसेस में मतलब कैटालाइज किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है। तो सोडियम की उपस्थिति में आपका बिर्च रिडक्शन कैटालाइज किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुप्रोफेन इज ए मेडिसिनल डेरिवेटिव कंटेन, जो सुप्रोफेन होता है वो एक प्रकार की पोटेंट ड्रग होती है, उसमें हमारी कौन से मतलब एक प्रकार की ड्रग होती है, उसमें किस प्रकार कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो वहां पर हमारी थायोफिन रिंग प्रेजेंट होती है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिसिनल यूज ऑफ ये थायोफिन, मतलब जो थायोफिन होता है उसका मेडिसिनल यूज कौन कौन सा है। तो अधिकतर मतलब अगर मेडिसिनल यूज पूछते हैं तो यहाँ पर अधिकतर वो ऑप्शन दे देते हैं जिसके यूज में होता है। तो यहाँ पर आप एंटी माइक्रोबियल भी यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव भी होते हैं, एंटी कैंसर भी होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग व्हिच इज मोर एरोमेटिक, मतलब इसमें इनमें से कौन से कंपाउंड सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। तो यहाँ पर जो थायोफिन है वो थायोफिन आपका ज्यादा एरोमेटिक है और सबसे कम स्टेबल है। ये क्यों होते हैं, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, जो कि हमने लेक्चर में भी देखा था, और ये सिद्ध भी किया था कि ये क्यों हमारे एरोमेटिक, इसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज जानी है तो वहां पे जाकर आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड है आर एरोमेटिक इन द नेचर, वो क्यों एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। दे कंटेन पाई बॉन्ड, सही बात है। दे सोलेजेनस स्ट्रक्चर, ये भी सही बात है। और दे ओबे हैकल रूल, ये भी सही बात है। और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट स्टेबल हाइड्रो मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है, थायोफिन है, फ्यूरॉन है, पायरोल है। तो जो फ्यूरॉन होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वहां पे 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए जो मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, हमारी फ्यूरॉन की होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फ्यूरॉन इज मोर स्टेबल, जो फ्यूरॉन होता है ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर जो ऑक्सीजन एटम वो प्रेजेंट होता है, उसके साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों जाएगा, क्यूज को अटेंड कीजिए, और जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में फाड़ के आइएगा और ये बताइएगा कि हमने लेटेस्ट लर्न फार्मेसी से ये क्वेश्चन पढ़े, ये क्वेश्चन आए और हम इजीली पास हो गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।